का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाए। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाए। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हटने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने मोदी जी का यह भाषण सुना जो उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने यह कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि वो बहुसंख्यकों का पैसा जो है वो अल्पसंख्यकों में बंटवा देंगे। मोटा मोटा यही कहना चाहते हो। आपको भी पता है कि इस देश में बहुसंख्यक किसको कहा जाता है और अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का एक मैंने स्नैपशॉट लिया है, आप इसमें देखिए क्या क्लियरली लिखा हुआ है। कांग्रेस जो विपक्ष में बैठकर बेरोजगारी का रोना रोती है, महंगाई का रोना रोती है, वो अपने घोषणा पत्र में उसने जो लिखा है कि ये बहुसंख्यकों के खिलाफ है, उसका जो ये घोषणा पत्र है। दूसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। ये वही बात है जो मनमोहन सिंह जी ने 2006 में कही थी और राहुल गांधी के मुंह से आप खुद ही सुनिए क्या नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी जी ने एग्जैक्टली क्या वैसे ही कहा है। आप खुद ही सुनिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। दोस्तों, राजस्थान की गहलोत सरकार ने वहां के एसटी का जो रिजर्वेशन था वो काट कर माइनॉरिटी यानी कि मुसलमानों को दिया है। तो उन्होंने एक पहला जो उनका कहते हैं एक्सपेरिमेंट है इसी भाषण का वो ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन अब क्या होता है, जब पार्टियां अपने बयान देती है, मैनिफेस्टो जारी करती हैं, तो भैया उसके प्रतिरोध में भी बातें आती हैं। तो भारत के गृह मंत्री जी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है, आप खुद ही सुनिए। आज आपको कहने आया, अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का, मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है सर्वे को, कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी है, अधिकार नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है, मनमोहन सिंह को याद करो। उन्होंने कहा पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज। तो दोस्तों, आपने ये भाषण भी सुना, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की जो बात इस पूरे देश को पता चलनी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया। बाबा साहब के संविधान के अनुसार आप रिलीजन के आधार पर
पर जो है कभी भी किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। मजहब के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये एसटी जो बना है हमारे देश में वो गरीब और अमीर के आधार पर ही बना है, तो उसके आधार पर ही आरक्षण था। बल्कि बाबा साहब तो ये मानते थे एसटी और एससी के हिसाब से जो आरक्षण दिया जाना चाहिए वो आजादी के बाद सिर्फ 10 साल तक ही रहना चाहिए था, लेकिन उसे 70-80 साल तक हमारी सरकारें खींचती रही। इसको गरीब और अमीर के आधार पर दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग का अपने आप ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा जब उसे अमीर और गरीब के हिसाब से आप करोगे। आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लोगों को डिवाइड करोगे, ना कि आप जातिगत गणना के आधार पर इस देश को बांटोगे। इस देश को जातियों में बांट दिया गया, ना जाने कितनी ही जातियां बना दी गई हैं, और अब यही लोग ये जातिगत जनगणना करने के नाम पर इस देश के लोगों का विभाजन कर रहे हैं और अपनी वोट बैंक की रोटियां सेक रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह भाषण जरूर सुनिए जिस पर उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के संविधान के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये जो है दलितों को और एसटी एससी को जरूर सुनना चाहिए। जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। दोस्तों, आपका वोट बहुत ही कीमती है और आपको वोट जरूर डालना चाहिए, लेकिन दोस्तों अपना वोट उस पार्टी को डालिए जो पार्टी ये कहती है कि हम सबके साथ हैं, हम मजहब, पंथ, संप्रदाय के हिसाब से या जाति के हिसाब से देश को नहीं बांटेंगे। लेकिन जो आपको पता है 70 साल से जो हमारी विपक्षी पार्टियां रही हैं, उन्होंने हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी अपीजमेंट और जातिगत आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और देश को एक दूसरे से लड़ा लिया। ये वही नीति है दोस्तों जो अंग्रेजों के वक्त थी, फूट डालो और राज करो। आपस में लोगों को पहले जातिगत आधार पर बांट दो और फिर उनको आपस में लड़ा दो। दोस्तों, ये जितना कुछ हुआ है ये अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, और अब ये जो मौजूदा नेता हैं विपक्ष के, ये भी यही कर रहे हैं। दोस्तों, हमें उस पार्टी को वोट डालना है जो माइनॉरिटी अपीजमेंट ना करे, मुस्लिम तुष्टीकरण ना करे, सबको समान नजर से देखा जाए। कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। आप अगर इस आधार पर देश को बांटोगे तो देश के टुकड़े होना तय है। उसी आधार पर 1947 में भी देश के टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कि जिन्ना जिसने के मुसलमान देश बनाया पाकिस्तान, वो कौन थे? वो आप खुद ही सुनिए। जिन्ना का परिवार एक हिंदू, उनके माता का नाम मीठी बाई था, मीठी बाई ठक्कर। पिता का नाम था जीना भाई ठक्कर, दादा का नाम था पूंजा भाई ठक्कर। समझ आ गया कि नहीं? जीना के पिताजी हिंदू थे, दादाजी भी हिंदू। गुजरात में एक जगह है काठियावाड़, काठियावाड़ का एरिया है गुजरात में। देखिए तो आप लोग को पहली बार पता चला है। तो सुना आपने, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। जिन्ना एक हिंदू परिवार से आते थे, उनके तो बाप हिंदू थे, माँ हिंदू थी, लेकिन वो एक कन्वर्टेड मुसलमान थे जिसने के पाकिस्तान बना दिया। अब आप खुद ही सोचिए, एक कन्वर्टेड मुसलमान हिंदुओं के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कितना बड़ा खतरा अभी प्रूफ हो चुका है हिस्ट्री में भी। जिन्ना नाम का शैतान बनकर उसने भारत के टुकड़े कर दिए गए। आप भी सोचिए, अभी भी आपको जो हिंदू चेहरे दिखते होंगे नेताओं की शक्ल में, वो आपके हिंदू चेहरे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सोच है, वैसी ही सोच है जो देश को विभाजित कर देना चाहती है। और जातिगत आधार पर लोगों को बांटने वाली सोच जो है, जो कहती है कि हमारी सरकारें आएंगी तो हम जातिगत आधार पर देश की गणना करेंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट दे रहे हो तो आप अपने ऊपर, अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। दोस्तों, संजय निरुपम जो कभी कांग्रेस के ही नेता होते थे, उनकी बात आप जरूर सुनिए। मैं अपने देश के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अवश्य दें। क्यों? इसके दो कारण। पहला कारण तो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न कर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एक मुंबई की हेरिटेज बिल्डिंग की तरह रह गई है।
ये रहने लायक नहीं। कुछ पुराने टके हारे जो नेता है वो टेका देके बिल्डिंग संभाले हुए हैं, तो ये बिल्डिंग संभाल के रख सकते हैं, लेकिन ये देश के हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अपने ही हालात नहीं बदल पाए। कुछ कांग्रेस के हमारे साथी मुझसे नाराज हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अब इस कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जितने साथी वहां हैं वो भी अपना भविष्य बनाने के लिए जितना जल्दी हो कांग्रेस छोड़ करने के लिए, और मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना वोट व्यर्थ न करें। तो दोस्तों, संजय निरुपम जी का कहना है कि राजनीति के लिए कांग्रेस ने किया देश का बंटवारा और अभी भी वो उसी नीति पे काम कर रही है। आपने राहुल गांधी जी का भाषण खुद सुना कि हम देश का स्कैन करेंगे और स्कैन के आधार पर हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान का कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। दोस्तों, ये कम्युनिस्ट सोच है। कम्युनिस्टों की यही सोच है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, चाहे उसकी जमीन है, चाहे इसकी जायदाद है, आपकी वेल्थ है, आपके पास पैसे हैं, आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, अगर वो वेल्थ अपनी मेहनत से कमाई है, इसीलिए ये लोग अदानी अंबानी को भी गालियां देते हैं जो अपनी वेल्थ अपनी मेहनत से कमाई वेल्थ है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपने अपनी मेहनत से अपने बैंक बैलेंस बनाया, आपने अपनी मेहनत के पैसे से सोना चांदी अपने जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए आपने तैयार किया, और आपके पास जो जमीन जायदाद है, आपके पास घर प्रॉपर्टी है, उस सब का स्कैन कौन करती है? कम्युनिस्ट पार्टियां क्या करती हैं? उस सारी प्रॉपर्टी को जब्त करके सरकार की प्रॉपर्टी बना देती है। ये कम्युनिस्टों की सोच है। दोस्तों, यहां पर किसी को भी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होता है। भारत में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमें सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि पुराने समय में भारत में सबके पास सोना होता था, और आज भी आप देखोगे जो भारतीय महिलाएं हैं वो सोना रखती हैं। डजंट मैटर वो कौन से रिलीजन से आती हैं, लेकिन अगर वो उनका बैकग्राउंड हिंदुओं का भी है, अगर कन्वर्टेड होकर वो मुसलमान भी बन गई हैं, तो उनको भी सोने पहनने का जो है शौक होता है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम जातिगत गणना करवाएंगे, हम फिर वेल्थ का स्कैन करेंगे कि किसके पास कितनी वेल्थ है, और उसके बाद जो एक्सेस वेल्थ है वो छीन ली जाएगी, और फिर वो वेल्थ का पैसा किसको दिया जाएगा? माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर ये लोग उस पैसे को रोहिंग्या मुसलमानों को देंगे, जो बाहर से घुसपैठी आए हैं उनको देंगे। ये लोग जो ST का रिजर्वेशन काट कर मुसलमानों को राजस्थान में दे सकते हैं, इन्होंने खुद प्रूफ करा है। आंध्र प्रदेश में भी यही चीज उन्होंने करी है कि ST का काट कर आरक्षण दिया है माइनॉरिटी को, यानी कि मुसलमानों को, क्योंकि सबको पता है कि देश में माइनॉरिटी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी सरकारों को आप वोट देना चाहते हो? संजय निरुपम जी एक अनुभव नेता है, अगर उनकी ही बात आप सुन लो तो भी आपकी जिंदगी जो है वो सुधर सकती है। ये अपीजमेंट की राजनीति हमारे देश से बंद होनी चाहिए। दोस्तों, गरीब और अमीर के आधार पर उसका मजहब नहीं देखना चाहिए। अगर कोई एक मुसलमान गरीब भी है तो ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमान है, ये देखना चाहिए कि ये गरीब है। तो उस आधार पर हमें जो है वो उस गरीब को उत्थान करना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि ये मुसलमान है या हिंदू है। ये जो सोच है ना दोस्तों, ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। भारत का पार्टीशन इसलिए हो चुका है, लड़ाइयां हो चुकी हैं, दंगे हो चुके हैं। सबको एक नजर से देखने वाला नेता ही हमें चाहिए। सबका विश्वास, सबका विकास, यही चाहिए। तो सबका जो है साथ और सबका विकास तभी हो पाएगा। मतलब 25% मुसलमानों के लिए 36% सीट, एक मुसलमान वोट 3 हिंदू वोट के बराबर होगा। ये मुसलमानों का हक है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनों से पहले मुसलमान हमारे आका थे। आप माइनॉरिटी का डर नहीं समझते? आप 800 साल से गुलाम मेजोरिटी का दर्द नहीं समझते? विनायक, एक माँ के जब कई बच्चे होते हैं ना, तो कमजोर बच्चे से माँ ज्यादा प्यार करती। फिर तो सिखों, पारसियों और एंग्लो इंडियनों से और ज्यादा प्यार होना चाहिए ना। सो तो है, लेकिन आज मैं आपसे किसी दूसरे मुद्दे पे बात करने आया, हरिजनों के बारे में। कौन हरिजन? क्या आप और मैं हरि के जन नहीं है? हमें हिंदुओं को जात पात में नहीं बांटना चाहिए। यही तो पूछना चाहता था, क्या विचार है आपके इस विषय? अंतर जातीय विवाह शुरू कीजिए, 4 पीढ़ियों में सब भूल जाएंगे कौन कौन जात का है, और एक होकर सिर्फ हिंदू रह जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, वीर सावरकर जी हमेशा ये कहते थे कि जात पात के नाम पर देश को नहीं बांटना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे देश में कहाँ हुआ? अगर ये इंटरकास्ट मैरिजेस करते, जात पात खत्म करते, तो इनकी फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं ना चल पाती। महात्मा गांधी भी तो यही सोचकर इन्होंने क्यों बुलाया सावरकर को, उससे एक पॉइंट ले लिया कि अच्छा अंतर जातीय विवाह होगा तो हिंदू एक हो जाएगा। हिंदुओं को तो एक महात्मा गांधी जी शायद करने नहीं देना
चाहते थे, क्योंकि वो तो तब भी चुप रहे जब भारत का बंटवारा हुआ। और उसी नीति को लेकर आज के जो नेता राजनेता हैं ये काम कर रहे हैं। दोस्तों बड़े ध्यान से इसको समझिए। ये लोग कहते हैं कि भारत में ना बेरोजगारी जो है, वो जो देन है बेरोजगारी की और महंगाई की, वो बीजेपी की है, जो 10 साल से सिर्फ है। ये शुक्र करो दोस्तों कि अभी जो बीजेपी सरकार भारत में है, नहीं तो महंगाई इस हद तक बढ़ जाती कि हाहाकार मचा होता। आपने देखा कितने आंदोलन हुए थे 2014 से पहले, कितने लोगों ने रामलीला मैदान में आंदोलन किए थे। क्या आप वही दौर वापस लाना चाहते हैं? क्या आप वही दौर वापस लाना चाहते हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं होती थी, सिर्फ घोटाले होते थे? और महंगाई के लिए आप इस वीडियो को जरूर सुनिए, तो आपको यहां पे कुछ पता चल जाएगा। और बेरोजगारी के लिए आप इस वीडियो को देखिए कि बेरोजगारी क्या वाकई में हमारे देश में समस्या है। इंडिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग बेरोजगार हैं, मैं अभी बता दूं आपको। पहले वो जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दूसरी वो जिनके पास स्किल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही लोग जो 5-5, 7 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि हमको यहाँ घुसना है, हमको वहां घुसना है, जो अब धीरे धीरे और कम होगा। मैं सिंपल से सादी सी बात बता दूं। दूसरी चीज वो है जिसके पास स्किल सेट नहीं है। अब आपको प्राइवेट तो रिजर्वेशन के बेसिस पे लेगा नहीं, आपको वहां पे मेरिटोक्रेसी दिखानी पड़ेगी, अपने 10-12 के मार्क्स दिखाने पड़ेंगे। अब कंपनी आती है, मुंह खोल के पैसा देती है। मैं गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय वाला बंदा नहीं हूँ कि मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़ता रहूंगा। मेरे को गूगल आएगी, माइक्रोसॉफ्ट उठाएगी और यहीं पे नौकरी देगी। वी आर द चीपेस्ट लेबर प्रोवाइडर इन दी वर्ल्ड। और आईटी सेक्टर इसलिए बूम कर रहा है और अगले 10 साल में भी यही होने वाला है। आप चाहते हैं आपके देश की जीडीपी बढ़े तो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। नॉर्मल से इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये इन्फ्लेशन की थ्योरी है कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपकी जीडीपी बढ़े, देश डेवलप्ड कंट्री बने, तो भैया इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और अगर आप सरकारी जॉब के चक्कर में रहोगे और आप सिर्फ ये बोलते रहोगे कि मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली तो मुझे नौकरी नहीं मिली और बेरोजगारी की समस्या है, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जिसके पास स्किल नहीं है वही बंदा बेरोजगार है। दोस्तों ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी और इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर दोस्तों वाकई में आपको इस वीडियो से जानकारी और इंफॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे सिर्फ यही सपोर्ट कर रहा हूं, 3 चीजें आपसे मांग रहा हूं। या वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सपोर्ट के नाम पर। और अगर आप सपोर्ट देते रहेंगे तो वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहूंगा आपके लिए इंफॉर्मेटिव। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।